यहाँ पर हम देखें जैसे कि एक्सेप्टेंस वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस टू डोमेस्टिक एप्लीकेशन। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के अंदर जो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 ओम है ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू डोमेस्टिक एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। द अर्थिंग इलेक्ट्रोड should be placed within what distance in meters from the building whose installation system is being earthed है। तो जिसका हमें अर्थिंग करना है उसका अर्थिंग इलेक्ट्रोड है कितनी दूरी पर इंस्टॉल करना चाहिए। तो 1.5 मीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जा सकता है। Which insulation is most widely used for covering the wires cable used in the internal wiring? इंटरनल वायरिंग में हम कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं किसको वायर्स और केबल को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर पीवीसी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें द कंडक्टर बाय मीन ऑफ द विच ऑफ द मेटल बॉडी ऑफ इक्विपमेंट और एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू द अर्थ इज नॉन एज। तो कंडक्टर के अंदर बाय मीन ऑफ विच द मेटल बॉडी ऑफ इक्विपमेंट किसी भी इक्विपमेंट की मेटल बॉडी है या फिर एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू अर्थ एप्लीकेशन को अर्थ से कनेक्ट करना या फिर मेटल बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना किस क्षेत्र में आता है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर वो कहलाता है जिसके द्वारा हम उसको कनेक्ट करते हैं अर्थ से। ए वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन की टॉप पर एक वायर प्लेस किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वो कहलाता है हमारा ग्राउंड वायर न कि नेचुरल वायर कहलाता है। यहाँ पर ग्राउंड वायर कहलाएगा वो। ए वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज ए ग्राउंड वायर। इफ द वोल्टेज इंक्रीज बाई एन टाइम्स अगर वोल्टेज हम एन टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं कंडक्टर की साइज है वो क्या होगी। अगर एन टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि साइज है 1/n² टाइम कंडक्टर की रिड्यूस जाती है। हाई वोल्टेज पर साइज कंडक्टर का कम लेते हैं हम। डेंजर 440 वोल्ट प्लेट आर। तो डेंजर 440 वोल्ट है वो हम किस तरीके से दिखाते हैं ये कॉशन नोटिस के थ्रू दिखाते हैं। डेंजर नोटिस नहीं है कॉशन नोटिस के थ्रू ये दिखाते हैं। नेक्स्ट देखें जैसे बंडल कंडक्टर इन एचवी ट्रांसमिशन लाइन बंडल्ड कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड। तो बंडल कंडक्टर की वजह से हमें क्या मिलेगा इंक्रीज कोरोना लॉसेज ये गलत है। इंक्रीज लाइन ये रिड्यूज लाइन कैपेसिटेंस ये भी गलत है। रिड्यूज वोल्टेज ग्रेडियंट तो हम अगर बंडल कंडक्टर यूज करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो यहाँ पर वोल्टेज ग्रेडियंट है वो रिड्यूज होगा। नेक्स्ट हम देखें इन एसी ऑपरेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंडक्टर द प्रॉब्लम ऑफ कैटरिंग इज एलिमिनेटेड बाई। तो प्रॉब्लम ऑफ चैटरिंग या फिर कैटरिंग है ये किसके द्वारा एलिमिनेट की जाएगी। ये एलिमिनेट की जाती है प्लेसिंग कॉपर शेडिंग बैंड ऑन पोल फेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी पोल फेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट पर अगर हम कॉपर शेडिंग बैंड लगा देते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम है सॉल्व की जा सकती है एसी ऑपरेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंडक्टर की। पावर इंसुलेटेड हैज 4 यूनिट। पावर इंसुलेटर के अंदर 4 यूनिट है। The voltage across bottom most unit is 33.33%. Total voltage its string efficiency। अगर टोटल हमारी 4 स्ट्रिंग है इंसुलेटर के अंदर इस तरीके से 4 स्ट्रिंग लगाई गई है 1 2 3 और 4। चौथी स्ट्रिंग पर जो वोल्टेज आ रहा है हमारा वो आ रहा है 33.33% फुल लोड का। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्ट्रिंग की एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी क्या होती है वो हमें निकालना है। तो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी हम निकालते हैं। स्ट्रिंग की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट द कंडक्टर। यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा आ जाएगा वी आउटपुट ऑपरेटिंग वोल्टेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिस्क एन आ जाएगा इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर तो वो आ जाएगा वी सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लें वी आउटपुट डिवाइड बाई वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। वी आउटपुट डिवाइड बाई वी सी की वैल्यू है वो आ जाएगी 33.33% यानी 0.33 हमारी आ जाएगी वी आउटपुट डिवाइड बाई वी सी। क्योंकि एन है यहाँ पर 4 एन की वैल्यू 4 है तो एन स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। एन स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.333 यानी 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू हो जाएगी यानी कि बी आउटपुट डिवाइड बाई वी सी।
1/.333 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टिंग एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 75%। नेक्स्ट देखें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फ्रीक्वेंसी को कनेक्शन नहीं रहता है तो ये रहेगी रिमेन अनचेंज्ड है। द सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप इज, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कैसे देते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में पोटेंशियल ड्रॉप इज गिवन एज मैक्सिमम अक्रॉस द लोएस्ट डिस्क, द रेशियो ऑफ पंचर वोल्टेज टू फ्लैशओवर वोल्टेज ऑफ इंसुलेटर। पंचर वोल्टेज और फ्लैशओवर वोल्टेज का जो रेशियो है वो किसे दिया जाता है, पंचर वोल्टेज डिवाइड बाई फ्लैशओवर वोल्टेज, ये होता है ग्रेटर देन 1। पंचर वोल्टेज डिवाइड बाई फ्लैशओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर इंसुलेटर। नेक्स्ट देखें, जैसे ये है टू सिस्टम जनरेटर सप्लाइंग ए लोड ऑफ पीडी 40 मेगावाट दिया हुआ है, 40 मेगावाट कनेक्टेड टू बस 2। तो बस 2 के साथ में 40 मेगावाट का सिस्टम यहाँ पर कनेक्टेड किया गया है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्या, फ्यूल कॉस्ट ऑफ जनरेशन G1 एंड G2 दे रखा है। फ्यूल कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है G1 एंड G2। एंड Pg1 की वैल्यू देखिए 10,000 RS पर मेगावाट आवर। C2 की वैल्यू दे रखी है, यानी Pg2 की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है कितना, 1200 मेगावाट आवर। लॉस ऑफ द लाइन यानी कॉपर लॉसेज हैं वो है 0.5 Pg1 स्क्वायर कॉपर लॉसेज, वेयर द लॉस कोफिशिएंट इज स्पेसिफाइड इन पर यूनिट ऑफ द 100 मेगावाट MVA 100 MVA बेस, द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर जनरेशन शेड्यूल इन मेगावाट। तो मेगावाट के अंदर मोस्ट इकोनॉमिकल पावर जनरेशन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखें मोस्ट इकोनॉमिकल वे हमें ढूंढना है। तो कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन की बात करें हम, कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन होती है DFN डिवाइड बाई DPGN यानी जनरेटर। लॉस PL हो जाएगा यहाँ पर लॉस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के डेल ऑफ PL यानी कि लॉस डिवाइड बाई डेल ऑफ P जनरेटर इक्वल टू होगा डेल के। अब इसको हम यहाँ पर देखें कि PL लोड, जो लोड दे रखा है वो दे रखा है हमें P लॉस 0.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब अगर हम इसका एंटी डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा रो PL डिवाइड बाई, तो डिफरेंशिएशन जिससे किया तो Pg1 की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू ये 0 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि जब इसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए तो ये हम निकाल सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं Pg1 के इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस के वैल्यू की, वैल्यू क्या है 10,000
वैल्यू इससे आएगी। अब Pg1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/500। बेस वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 100 MVA, यानी बेस वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 100 MVA। MVA तो बेस वैल्यू 100 MVA दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग हम Pg1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 1.5 इंटू 100 Pg1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 100। इसी तरीके से लोड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी PL की वैल्यू क्या होगी, PL की वैल्यू होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी 0.5 इंटू 1/5 का स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आ गई हमारी 2 MVA। अब हमें डिमांड PD की वैल्यू निकालनी है, तो PD की वैल्यू क्या होगी, तो P1 हमारे पास में है, PD हमारे पास में कितना, PD दे रखा है 40, तो इसको हम लिख सकते हैं PD की वैल्यू को 40 इक्वल टू कितने 20 मेरे पास में दोनों से सॉल्यूशन आ गया। Pg1 की वैल्यू तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। देखें, जैसे इंक्रीमेंट कॉस्ट कर्व RS पर मेगावाट आवर फॉर टू जनरेटर सप्लाइंग ए कॉमन लोड of 700 megawatt are shown in the figure. The maximum and minimum generation limit are also indicated. The optimum generation schedule is, तो ऑप्टिमम जनरेशन शेड्यूल की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्टिमम जनरेशन शेड्यूल हम निकालना चाहें तो ऑप्टिमम जनरेशन शेड्यूल कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम इंक्रीमेंट कॉस्ट RS पर मेगावाट आवर फॉर जनरेटर ए के लिए दे रखा है 600, एक कॉमन लोड ऑफ 700 ए के लिए दे रखा है 600, और ए के लिए दे रखा है 450 मेगावाट पर 600 दे रखा है, और मैक्सिमम है 600, मैक्सिमम दे रखा है 600 एट 450 मेगावाट आवर, और मिनिमम दे रखा है, मिनिमम दे रखा है यहाँ पर 650, यानी 450 दे रखा है मिनिमम। 450 किस पे दे रखा है, 450 दे रखा है एट 200 मेगावाट पर, एट 200 मेगावाट पर। यहाँ पर कर्व में हम देख सकते हैं, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर दे रखा है इंक्रीमेंट कॉस्ट जनरेटर ए के लिए। जैसे यहाँ पर हम देखें 600 है, वो तो दे रखा है 450 पर, और 650 दे रखा है 150 मेगावाट पर। तो ये मिनिमम इंक्रीमेंट कॉस्ट है, ये जनरेटर बी के लिए है, ये तो जनरेटर ए के लिए है, दोनों की दोनों चीज इसके लिए, जनरेटर ए के लिए। अब एक जनरेटर बी के लिए हम देख लेते हैं,
जनरेटर बी के लिए देखें तो यहाँ पर मिनिमम जो कॉस्ट होगी यहाँ पर जनरेटर बी के लिए वो होगी 650 एट 150। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जनरेटर बी के लिए मिनिमम 650 मेगावाट, ये जनरेटर बी के लिए है। अब दोनों से हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट कॉस्ट ऑफ ए इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। तो मैक्सिमम वैल्यू है ए की लेस देन है बी से, तो जनरेटर ए विल ऑपरेट एट मैक्सिमम। तो ए कहाँ पर होगा 450 200 पर ये ऑपरेट होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जनरेटर ए है 450 200 पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर 700 में से हम 450 घटा देते हैं, कितना आ जाता है 250 आ जाएगा। 450, तो ये आ गया हमारा 250 आंसर। 250 मेगावाट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें। तो जनरेटर ए है 450 मेगावाट पर ऑपरेट होगा और जनरेटर बी है वो 250 मेगावाट पर ऑपरेट होगा। तो मैक्सिमम की कंडीशन आ गई है 450 मेगावाट पर, जनरेटर बी की 250 मेगावाट पर। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं जनरेटर ए 450 मेगावाट और जनरेटर बी 250 मेगावाट पर। इसमें 450 मेगावाट पर जनरेटर ए और ये 250 मेगावाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर द पावर सिस्टम विद 3 आइडेंटिकल जनरेटर। ट्रांसमिशन लॉसेज है वो नेग्लिजिबल करना है हमें। ट्रांसमिशन लॉसेज आर नेग्लिजिबल। वन जनरेटर इज स्पीड गवर्नर विथ मेंटेन द स्पीड कांस्टेंट एट रेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर हमें क्या देना, पावर सिस्टम है 3 आइडेंटिकल जनरेटर दे रखे हैं। ट्रांसमिशन लॉसेज आर नेग्लिजिबल। वन जनरेटर हैज स्पीड गवर्नड विच मेंटेन इट्स स्पीड कांस्टेंट एट द रेटेड वैल्यू, while the other generator G2 and G3 have the generator or govern with drop of 5%. If the load of the system is increased, then its steady state। अगर लोड इंक्रीज कर दिया जाए तो स्टेडी स्टेट में क्या वैल्यू होगी। जनरेशन G1 G2 G3 इंक्रीज इक्वली while जनरेशन G1 इज अनचेंज्ड, ये गलत है। जनरेशन G1 allows increased and G2 G2 unchanged, ये गलत है। जनरेशन G1 G2 G3 इंक्रीज इक्वली, ये गलत है। जनरेशन G1 G2 G3 इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 0.525 और 0.25, ये यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से इंक्रीज होगा क्योंकि पहला तो नेग्लिजिबल है यानी कि मेंटेन स्पीड कांस्टेंट, तो पहला स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगी। दूसरा और तीसरा में 5% ड्रॉप के अकॉर्डिंग 5% में 25 आ जाएगा और 5% ड्रॉप में 0.25 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।